हेलो दोस्त, आज से हम एनसीईआरटी के साइंस की बुक को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 के चैप्टर से हम शुरू करेंगे। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम सजीव जगत में विविधता के बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर के साथ अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इस सीरीज के आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहला आप देखेंगे, आपको तो रिविजन होगा। पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बेसिक नॉलेज होता है वो यहीं से बनता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब आप एमसीक्यू के थ्रू इस पूरे एनसीईआरटी को बुक को कवर करेंगे, तो आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तीसरी चीज़, जब आप एमसीक्यू के थ्रू इस पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो आपके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्विंग एफिशिएंसी होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी होती है, उस एफिशिएंसी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका एक और फायदा आपको दोस्तों ये मिलेगा कि जब इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उस एक्सप्लेनेशन में आपको 6th क्लास की बुक में जो जो भी चीज़ें दी हुई हैं, उन सारी चीज़ों से कई ज़्यादा चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप इस सेशन को देखने के लिए बैठें, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा, एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, जैव विविधता शब्द का सर्वश्रेष्ठ व्याख्यात्मक अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल वनस्पतियों की विविधता। ऑप्शन बी, केवल जीव जंतुओं की संख्या। ऑप्शन सी, सभी जीवित जीवों की विविधता और उनके अंतर संबंध। और ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों का विविध उपयोग। अब ध्यान दीजिए, जैव विविधता सबसे पहले तो आपको जानना है कि होती क्या है। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी पौधे और जितने भी जंतु हैं, इन दोनों के संयुक्त विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। इसके साथ साथ पौधे और जंतुओं के बीच में आपसी अंतर संबंध कैसा है, ये भी हमें जैव विविधता से पता चलता है। तो जैव विविधता में हमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो पौधे प्लस जंतुओं की विविधता, और दूसरी उनके बीच का आपसी अंतर संबंध। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो आंसर सी है वो आपको सही प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब अगर हम जैव विविधता के बारे में बात करें, तो जैव विविधता के भी कई स्तर होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, आनुवंशिक जैव विविधता होती है, आनुवंशिक बायोडाइवर्सिटी। हम इसको इंग्लिश में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? एक स्पीशीज के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के जीन्स में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, हम उसको आनुवंशिक बायोडाइवर्सिटी या आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ह्यूमंस में हमें अलग अलग जीन्स देखने को मिलते हैं। आप में इसको नेग्रीटो देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखेंगे इसमें मंगोलॉइड है, जो कि हमें चाइना और हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के लोग देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड करके भी एक प्रजाति पाई जाती है ह्यूमंस की। तो ये सारे ह्यूमंस के अंदर में जो आनुवंशिक विविधता है, इनको हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। दूसरा जो स्तर होता है, दूसरा स्तर होता है आपका प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता को हम इस तरीके से समझते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर एक कई सारी प्रजातियां होती है, तो इकोसिस्टम के अंदर जो प्रजातियों की विविधता है, हम उसको प्रजाति विविध बायोडाइवर्सिटी या फिर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब मान लीजिए ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये एक आपका ज़मीनी इकोसिस्टम है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कई प्रकार की विविधताएं। आपको जानवर की में भी अलग अलग प्रजाति देखने को मिलेंगे, आपको जो पौधे हैं उसमें भी अलग अलग प्रजाति देखने को मिलेंगे। तो एक क्षेत्र के अंदर स्पीशीज की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, हम उसको प्रजाति विविधता कहते हैं। और इसका तीसरा स्तर होता है पूरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी मतलब ये कि किसी एरिया में अलग अलग जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम में विविधता हमें देखने को मिलती है, हम उसको इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे आपको ये देखने को मिल सकता है कि वनों में एक इकोसिस्टम हो सकता है, उस क्षेत्र के अंदर कुछ नदियां हैं तो उस नदियों का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, अपना पर्वतों का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है ना। तो इस तरीके से एक क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, इन्हीं इकोसिस्टम की विविधता को
हम पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता के कई स्तर होते हैं और जैव विविधता का अगर सबसे आसान परिभाषा हम बात करें तो जैव विविधता का मतलब होता है सभी जीवित जीवों की विविधता और उनके बीच कैसा संबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा और इस प्रश्न के साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वो आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है दोस्तों, वृक्ष, झाड़ी और शाख ये जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल पत्तियों की आकृति के आधार पे। ऑप्शन बी, तने की ऊंचाई और कठोरता के आधार पे। ऑप्शन सी, जड़ों की लंबाई। और ऑप्शन डी, फूलों की उपस्थिति। तो देखिए, पौधों का तने की ऊंचाई और कठोरता के आधार पे ये विभाजन होता है। यानी कि जो वृक्ष होते हैं, जो झाड़ी होते हैं और जो शाख होते हैं, तने की ऊंचाई के आधार पर इन तीनों में क्या अंतर होता है ये समझिए। वृक्ष में जो तने होते हैं वो जमीन से काफी ऊंचाई पे होते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके तने काफी ज्यादा कठोर होते हैं। झाड़ी में जो तने होते हैं वो जमीन से ऊंचे तो होते हैं लेकिन बहुत कम ऊंचे ऊंचे होते हैं, वृक्ष की तुलना में बहुत कम ऊंचे होते हैं। इसके साथ साथ जो झाड़ी के तने होते हैं वो तने भी वृक्ष की तुलना में कम कठोर होते हैं। वहीं शाख जो होते हैं इसमें तने बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए होते हैं और जमीन से जुड़े होने के साथ साथ इसके जो तने होते हैं बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो ये विभाजन आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी के इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा भी दो अलग अलग प्रकार के और पौधे होते हैं जिनको हम क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्रीपर्स को हम हिंदी में आरोही लता कहते हैं और क्लाइंबर्स को हम विसर्पी लता कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको हिंदी की समझ है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाते हो। आरोही का मतलब जो ऊपर की तरफ चढ़ता हो। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ऊपर बढ़ने के लिए, जिनको अपना विकास करने के लिए वो वर्टिकली किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे हम पौधों को आरोही लता यानी कि क्रीपर्स माफ कीजिएगा, क्लाइंबर्स कहते हैं। ये उल्टा हो गया, आप इसको ऐसे एक्सचेंज कर दीजिए। और जो क्रीपर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में विसर्पी लता कहते हैं, ये विसर्पी लता जमीन पे फैल जाते हैं। इनको जहाँ पे भी ज़मीन पे जगह मिलती है वो यहाँ पे फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पौधों का विभाजन है, 5 विभाजन, वो तने की ऊंचाई और कठोरता के आधार पे किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि रेशेदार जड़ें प्रायः किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? ऑप्शन ए, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, पर्णरहित या परजीवी। तो देखिए, जब आप 6th क्लास की बुक को पढ़ेंगे, जिसको मैंने कि बहुत डिटेल में पढ़ा है अपने इसी चैनल पे, आप उसको जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बीज होता है, जो भी पौधे में पाया जाता है, पौधों के जड़ और पौधों की पत्तियों के शिरा विन्यास, इन तीनों में एक हमें संबंध देखने को मिलता है। इन तीनों में क्या संबंध है आइए देखते हैं। अगर आपका जो किसी पौधे में जो बीज है वो द्विबीजपत्री है, तो उसकी जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है। मैं अभी समझाऊंगा कि मूसला जड़ कैसी जड़ होती है। और उसका जो पत्तियों का शिरा विन्यास होता है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। अगर किसी पौधे में जो बीज है वो एक बीजपत्री है तो उसकी जो जड़ होगी वो रेशेदार होगी। इसी को हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। और इसके जो शिरा विन्यास होते हैं वो समांतर होते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, रेशेदार जड़ें किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो रेशेदार जड़ें एक बीजपत्री प्रकार के पौधों में पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब जब द्विबीजपत्री और मूसला जड़ और जालिका रूपी, इन तीनों के बीच का अगर आप संबंध समझ पाएंगे तो इससे आप पता लगा पाएंगे कई सारी चीजें। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूसला जड़ क्या होता है। मूसला जड़ दोस्तों ऐसा जड़ होता है जिसमें एक मुख्य तना होता है और इससे कई सारी छोटी छोटी जड़ें ऐसे करके निकली होती है। इसको हम मूसला जड़ कहते हैं। वही झकड़ा या रेशेदार जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर ऐसे बिल्कुल ऐसे रेशे की तरफ फैला होता है। इसको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है। पत्तियों के शिरा विन्यास की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन से ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालाकार शिरा विन्यास किसका संकेतक है? एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, वायवीय पौधे या जलकुंभी जैसे पौधे? ध्यान से देखिएगा, एक बीजपत्री में कैसे रेशेदार जड़ होते हैं और पत्तियों का शिरा विन्यास होता है समांतर। जालिका रूपी शिरा विन्यास किस में आता है? आप देखिए, जालिका रूपी शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में होता है जिसकी जड़ें मूसला होती है। तो आपके इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री, ऑप्शन नंबर बी।
अब मैं आपको एक चित्र से समझाता हूँ। देखिए, ये आप देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें आपको पत्तियों के शिरा विन्यास के बारे में दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके के दो प्रकार के बीज होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखिए, जैसे ये चने का बीज है, इसमें एक बीजपत्री ये रहा, एक बीजपत्री ये रहा, इसमें दो बीजपत्र है, तो ये द्विबीजपत्री हो गया। वहीं आप मक्के के बीज को देखें तो ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसको एक बीजपत्री कहते हैं। पत्तियों में मैंने आपको बताया दो प्रकार के शिराविन्यास होते हैं, एक जालिका रूपी जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे जाल के रूप में ये बनी हुई है, और दूसरा होता है इसमें आप देखेंगे समांतर। इसमें आप देख सकते हैं केले की पत्तियों में कैसे जो शिराविन्यास एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है। घास की पत्ती में आप देखेंगे एक दूसरे के समांतर शिराविन्यास होती है। तो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि पत्तियों के शिराविन्यास में, पौधों के बीज में, बीज के प्रकार में, और फिर पौधों की जड़ में, तीनों में एक अंतर संबंध होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी पौधों में फूल होते हैं, कुछ पौधों की पत्तियों में जालाकार शिराविन्यास होता है, कुछ पौधों में रेशेदार जड़ी होती है, सभी जीव जंतुओं में गति की क्षमता होती है। तो देखिए, सभी पौधों में फूल नहीं होते, आपका सही जवाब हो जाएगा ये। अब मैं आपको समझाता हूँ। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल पाए जाते हैं, तो पुष्प वाले जो पौधे होते हैं हम उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। पुष्पीय पौधे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। मैं इसको देवनागरी में ही लिख देता हूँ, एंजियोस्पर्म। वहीं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होते, तो पुष्प जिन पौधों में नहीं होते हम उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या फिर अपुष्पीय पौधे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सारे पौधों में ज़रूरी नहीं है कि उसमें पुष्प पाए जाएंगे, उनमें फूल पाए जाएंगे, तो ये कथन आपका गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समूह बनाना जैव विविधता अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? केवल सजावट के लिए, परीक्षा की दृष्टि से, जीवों की समानताओं और विभिन्नताओं को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए, या फिर तर्क शक्ति के विकास हेतु? देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ का समूह बनाते हैं तो हम उनकी समानता और उनकी विभिन्नताओं के आधार पे बनाते हैं, और जब हम किसी समूह को उनकी समानता के आधार पे अलग करते हैं या उनकी असमानता के आधार पर उनको हम अलग करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है, उनके बारे में हम अपनी समझ बहुत ज़्यादा आसानी से विकसित कर पाते हैं। तो इसलिए जीवों की समानताओं के आधार पर, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित रूप से हम जो है वो समूह बनाते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे में समांतर शिरा विन्यास होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुलाब। आपको याद रखना है, माफ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। गुलाब में नहीं, गुलाब झाड़ी है, इसका जो है वो समांतर शिरा विन्यास नहीं होता है। अब गेहूं में समांतर शिरा विन्यास होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप ये समझें कि ये एक बीजपत्री होता है। आप देखेंगे जब गेहूं की बाली, तो उसमें जो गेहूं होता है उस गेहूं में पूरा पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है। तो गेहूं एक बीजपत्री होता है, और एक बीजपत्री में हमें रेशेदार जड़ देखने को मिलती है, इसी को हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो गेहूं के पौधे में समांतर शिरा विन्यास होता है। मैंने आपको ये तस्वीर पहले भी दिखा दी है, ये जालिका रूपी शिरा विन्यास है जिसमें एक जाल के तौर पे हमें ये शिरा विन्यास देखने को मिलता है। समांतर शिरा विन्यास आपको केले के पौधों में, फिर घास में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें सवाल ये है कि डाइकॉट बीजों की पहचान क्या है? केवल एक बीजपत्र, बीजपत्र अनुपस्थित, दो बीजपत्र, या फिर बीच में केवल तना होता है? तो देखिए, बीज दरअसल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। अब अगर आपको पता हो तो डाई का मतलब होता है दो और मोनो का मतलब होता है एक। तो डाइकॉट से सीधा सीधा पता चलेगा कि इसमें दो बीज पत्र होंगे, जैसे कि चना आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। तो डाइकॉट बीजों की पहचान ये है कि उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। डाई, मोनो, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। मोनो का मतलब वन होता है और डाई का मतलब दो होता है। वहीं ट्राई का मतलब आप देखेंगे तीन होता है। क्वाड का मतलब आप देखेंगे चार होता है। ऐसे करके आप या चीज़ें अगर याद रख पाएंगे तो आपको कई जगह पे इससे मदद मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, कि जैव विविधता संरक्षण हेतु साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ था?
तो अगर आपने इस मेरी वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ये केरल के पालक्कड़ जनपद में हुआ था। दरअसल ये जो आंदोलन है दोस्तों, ये एक बहुत ही अद्वितीय आंदोलन है। इसका अद्वितीयता इसकी इसमें बात में है कि ये आंदोलन जिन लोगों ने चलाया वो लोग डायरेक्टली इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। मतलब इस आंदोलन का जो जो इस आंदोलन को जिस कारण चलाया गया था उस कारण से उनका सीधा प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने साइलेंट वैली आंदोलन को चलाया। दरअसल हुआ ये था कि जल विद्युत बांध का एक प्रस्ताव केरल के पालक्कड़ जिले में लाया गया। तो जल विद्युत बांध के प्रस्ताव को रोकने के लिए कि ताकि वहां के जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, इसके लिए ये साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के लिए कई सारे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया, सेमिनार आयोजित किए गए। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। तो कई सारे उपकरण को अपनाने के पश्चात ये जो आंदोलन है वो दशकों चला था, और दशकों चलने के बाद फिर इस आंदोलन को सफलता मिली, और अंततः हम देखते हैं कि जिस जल विद्युत बांध के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी उस पर रोक लगा दी गई, और ये आंदोलन फिर सफल माना जाता है। तो जैव विविधता संरक्षण हेतु साइलेंट वैली आंदोलन केरल राज्य में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मक्खी चलने और उड़ने दोनों में सक्षम होती है, इसका पारिस्थितिक दृष्टि से क्या अर्थ है? वह आहार श्रृंखला में उच्च स्तर पर है, उसका शरीर जल निर्भर है, वह बहुविशेषण गतिशील जीव है, वह केवल स्थलीय जीव है। देखिए, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि वह बहुविशेषण गतिशील जीव है, यानी कि वो एक से ज़्यादा तरीकों से गति कर सकती है। अब हमारे जो एनिमल किंगडम है उसमें सभी प्रकार के जीवों को कई सारे आधारों पर विभाजित किया गया है। जैसे आप एक विभाजन देख सकते हैं कि कौन से जीव कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं के आधार पे जब विभाजन होता है तो उसमें आप देखेंगे पहला जीव होता है स्थलीय जीव, जो कि स्थल पे रहते हैं। फिर आप जलीय जीव देखेंगे जो जल में रहते हैं। एक कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, उनको हम उभयचर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कछुआ है, फिर आपको मेंढक देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है विभाजन होते हैं। उसी तरीके से कौन सा जीव किस प्रकार से गति करता है उसके आधार पे भी जीवों का जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो मक्खी जो है चलने और उड़ने दोनों में सक्षम होती है। इसका अर्थ ये है कि ये बहुविशेषण गतिशील जीव है, ये एक से ज़्यादा तरीकों से गति कर सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्षों की भूमिका क्या होती है? केवल छाया प्रदान करना, केवल फल देना, आश्रय व भोजन देना तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, केवल गंध प्रदान करना। तो इसका जवाब बिल्कुल आसान है। आश्रय और भोजन तो हमें उससे मिलता ही है, वृक्षों से। साथ ही साथ वृक्ष हमारे आसपास पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये CO2 को इनटेक करते हैं, यानी CO2 को ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ जब O2 को रिलीज करते हैं तो ये हमारे लिए जो है वो जीवनदायी गैस है जिसको लेके हम जिंदा रहते हैं। इसके साथ साथ ये बारिश में भी अपना योगदान देते हैं। बारिश में योगदान के कारण जो पारिस्थितिकी है उसमें तापमान नियंत्रित रहता है, इसके कारण पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। तो वृक्षों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी पारितंत्र में, आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संबंध सही है? समांतर शिरा विन्यास मूसला जड़, जालिकाकार शिरा विन्यास रेशेदार जड़, समांतर शिरा विन्यास रेशेदार जड़, और जड़ें नहीं होती पत्तियां भी नहीं होती। देखिए, मैंने जब आपको यहाँ पे ये दिखाया था किस तरीके से जड़ का क्या संबंध होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि समांतर शिरा विन्यास में जो जड़ होती है वो रेशेदार होती है, और ऐसे पौधे सामान्यतः एक बीज पत्री होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आंसर था उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। समांतर शिरा विन्यास रेशेदार जड़, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैव विविधता का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? केवल पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे, और फसल चक्र। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसका आसानी से बहुत जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक ही स्थान पर जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पौधे रहते हैं उनकी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। साथ ही साथ इसमें जीव जंतु और पौधों के बीच में जो अंतर संबंध होता है उस अंतर संबंधों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उस अंतर संबंधों पर भी हमें ध्यान देना है। अगला सवाल है दोस्तों कि एक वनस्पति वैज्ञानिक के अनुसार पौधों को वर्गीकृत करने का प्राथमिक आधार क्या हो सकता है? केवल उनके रंग, उनकी औषधीय उपयोगिता, संरचनात्मक विशेषताएं जैसे तना, पत्ती, जड़,
और उनके मूल्य। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि पौधों को तने के आधार पे, उनकी पत्तियों के शिराविन्यास के आधार पे, उनके जड़ के प्रकार के आधार पे कि उनके जड़ मूसला है, उनके जड़ मूसला है या फिर रेशेदार हैं, इस आधार पे भी जो है इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तने के आधार पे कि उनका तना कठोर है या मुलायम है। अब इसके आधार पे मैंने आपको वृक्ष, झाड़ी और शाख में जो है वो विभाजन बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इस प्रकार से संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर एक वनस्पति वैज्ञानिक जो है वो पौधों को वर्गीकृत करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। किस जीव के उदाहरण से धारा प्रवाह शरीर रचना का पता चलता है? ए मेंढक, बी बकरी, सी मछली, डी सांप। तो आप देखेंगे मछलियों की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल पतली होती है, इस तरीके से होती है कि वो जल के प्रति उनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है और जल में वो आसानी से आगे की तरफ गति कर पाती है। तो मछली का जो शरीर होता है उसका रचना होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी धारा प्रवाह होता है, जिसके कारण इनको पानी में गति करने में आसानी होती है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, ऊंट के जो खुर होते हैं बड़े और चपटे, इनका अनुकूलन किस उद्देश्य के लिए है? भोजन संग्रह हेतु, ठंड में बचाव हेतु, गर्म रेत पर चलने में सहायता हेतु या शिकार से बचने हेतु। तो आप देखेंगे दोस्तों कि रेगिस्तान में बालू होता है बहुत ज्यादा, तो बालू में सामान्यतः जो है वो पैर धंसने लगता है। तो ऊंट के खुर जो होते हैं वो बड़े और चपटे इसलिए होते हैं ताकि जो रेत है उस पर चलने में उन्हें सहायता मिल सके और रेत में उनका पैर धंसे ना। मैं आपको अनुकूलन के बारे में एक और चीज़ें बताऊंगा कि गर्म रेगिस्तान में रहने वाले जो ऊँट हैं उनमें और जो ठंडे रेगिस्तानों में रहने वाले ऊँट हैं, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। दोनों को अपने जलवायु के, अपने पर्यावरण के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो जो ऊँट होते हैं उनके खुर जो बड़े होते हैं और चपटे होते हैं उन्हें गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जैव विविधता का संरक्षण किससे सुनिश्चित होता है? कृत्रिम जंगलों की स्थापना करने से, प्रजातियों का एक स्थान पर पलायन करने से, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने से या केवल प्रजनन केंद्र बनाने से। तो देखिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के कई सारे उपाय हैं। इन उपायों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं इन सीटू और दूसरे को हम कहते हैं एक्स सीटू। जो प्रजाति जहाँ पे रह रहा है, अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में ही, उसके प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण किया जाए तो हम इसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या इन सीटू संरक्षण। इसके उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। वहीं अगर किसी प्रजाति को, अगर किसी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाए तो हम उसको एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा आपको, है ना। तो बोटेनिकल गार्डन में कई सारे स्पीशीज के को लाया जाता है और वहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर भी आप देख सकते हैं इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये दो तरीकों से हम किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल हमें दिख रहा है। उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करके हम किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? समांतर शिराविन्यास गेहूं, ये सही, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जालाकार शिराविन्यास गुलाब, झाड़ी गेंदा और शाक आम। अब देखिए डी ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब है, क्योंकि आम जो है वो वृक्ष है। वृक्ष इसलिए क्योंकि इसके तने की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा है, साथ ही साथ जो इसका तना होता है वो काफी ज्यादा कठोर होता है। तो इस वजह से जो आम है वो वृक्ष है, वो शाक नहीं है। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेमन ग्रास की पत्तियों और जड़ों की विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया था, ये देखिए घास की पत्ती है, तो इसकी पत्तियों की विशेषता है कि इसमें हमें समांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है और समांतर शिराविन्यास का सीधा सीधा संबंध रेशेदार जड़ से होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको जो पहले समझाया था तो वो जो चार्ट है बीज का, कि कौन से प्रकार के बीज में किस प्रकार के जड़ होते हैं और उस पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का शिराविन्यास होता है, ये जो संबंध है ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है इस पूरे चैप्टर से। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो लेमन ग्रास की पत्तियों और जड़ों की विशेषता है उनमें समांतर, उनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास ये हम देख सकते हैं, और जो उनकी जड़ होती है वो रेशेदार होती है।
रेशेदार जड़ दोस्तों जमीन से बिल्कुल रेशे की तरह ऐसे जमीन के अंदर फैली होती है। और जो मूसला जड़ होती है, मूसला जड़ में एक मुख्य तना होता है और इससे छोटी छोटी ऐसी शाखाएं निकली होती है जमीन के अंदर, इसको मूसला जड़ कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। पारिस्थितिकीय अनुकूलन में कुबड़ किस जीव की विशिष्टता है? ऑप्शन नंबर ए गाय, बी ऊंट, सी हाथी या डी मछली। तो कुबड़ आप देखेंगे, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ऊंट है, ये गर्म रेगिस्तान का ऊंट है, वहीं ये ठंडे रेगिस्तान का ऊंट है। देखिए, अब गर्म रेगिस्तान के ऊंट में आप देखेंगे एक कुबड़ है, वहीं ठंडे रेगिस्तान के ऊंट में दो कुबड़ है। तो इसका कारण ये है कि गर्म रेगिस्तान के जो ऊंट होते हैं इसमें अपना ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं, इसमें पानी को संरक्षित रखते हैं। वहीं जो ठंडे रेगिस्तान के ऊंट होते हैं इसमें ये जो कुबड़ एक्स्ट्रा है इसमें फैट होता है, और फैट से हमें पता है कि एनर्जी मिलती है। तो इस वसा को जो है ये ठंडे के मौसम में ये इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ये मूव नहीं करते, बहुत ज़्यादा इनका भोजन नहीं मिल पाता, तो ये अपने आप को हाइबरनेट एक तरीके से करते हैं, और उस हाइबरनेशन के पीरियड में ये इसी कुबड़ में जो वसा एकत्रित है उसी से एनर्जी लेते हैं। तो ये दोस्तों ये दो प्रकार के ऊँट थे। क्योंकि देखिए, किसी भी जीव के शारीरिक विशेषताओं का, जो उनकी विशेषताएं हैं शरीर में, कि उनके पूंछ कितनी लंबी है, कान कितने लंबे, उन सब का उनके पर्यावरण का प्रभाव होता है। तो रेगिस्तान के ऊँट में एक कुबड़ का होना और लद्दाख के ऊँट में दो कुबड़ का होना, ये सब उसके पर्यावरण का प्रभाव है। तो आप कुबड़ जो है वो ऊँट की विशेषता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समूह सही श्रेणीकरण को दर्शाता है? गुलाब, आम, गेंदा सभी शाक हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ही आम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वृक्ष है। तो इस तरीके से पहला ही जो सवाल है वो गलत हो जाता है। फिर उसके बाद तुलसी, गुलाब, गेंदा ये सभी झाड़ियां हैं, ये ठीक लग रहा है। इस पे देखते हैं, आम और नीम ये दोनों वृक्ष हैं, और घास और टमाटर वृक्ष हैं। तो घास जो है वो झाड़ी है, वो शाक है, ये तो हम जानते हैं। टमाटर भी एक शाक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं तुलसी जो है दोस्तों, तुलसी भी शाक है, तो तुलसी झाड़ी नहीं है। साथ ही साथ आम और नीम हम देखते हैं कि वृक्ष है। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन से आपको लाभ हो रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, अब ये 6th क्लास की साइंस की ये एमसीक्यूज़ हैं। तो जब हम जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में बढ़ते चले जाएंगे, हमारे डिस्कशन का लेवल भी उसी तरीके से बढ़ेगा। तो चूंकि ये 6th क्लास का डिस्कशन है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर रिपीटेटिव ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ। तो आम और नीम ये दोनों वृक्ष हैं, इस वजह से जो सही श्रेणीकरण है वो इस ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे की पत्ती में शिरा विन्यास और उसकी जड़ के प्रकार में क्या संबंध होता है? मैं तब से 3 या 4 बार दोस्तों आपको बता सकता हूँ, बट अब मैंने आपको बताया है कि कोई संबंध नहीं होता, परस्पर विरोधी होते हैं, शिरा विन्यास से जड़ के प्रकार का अनुमान लग सकता है, और जड़ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। कैसे? क्योंकि जब जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है तो इसमें हम क्या देखते हैं? मूसला जड़ होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, मूसला जड़ होती है। जब समांतर शिरा विन्यास होता है तो फिर कैसी जड़ होती है? रेशेदार, या इसी को हम हिंदी में झकड़ा जड़ भी कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास से हम उस पौधे के जड़ का अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, मरुस्थलीय पौधों की संरचना कैसे होती है? मुलायम और नमी वाले तने, मांसल तने जल भंडारण के हेतु, चमकीले फूलों वाले, या सभी झाड़ी होते हैं? देखिए, सभी झाड़ी नहीं होते, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने जो होते हैं वो मांसल होते हैं। मांसल यानी कि वो बिल्कुल मोटे मोटे होते हैं, और उन मोटे मोटे तनों के भीतर जल जो है उसका भंडारण होता है। तो मरुस्थलीय पौधों की संरचना में आप देखेंगे मांसल तने होते हैं, मोटे मोटे उनके तने होते हैं बिल्कुल, और उन तनों में जल का भंडारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मरुस्थलीय पौधे हों, चाहे वो या फिर पर्वतीय पौधे हों, चाहे वो तटीय पौधे हों, सभी प्रकार के पौधों का उसके पर्यावरण का प्रभाव होता है। पर्वतीय पौधों में जैसे जो देवदार का आपको वृक्ष देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखेंगे आप ऐसे कोनीफेरस या शंकुधारी वन इनको हम कहते हैं। तो इनकी ये संरचना जो है इनके पर्यावरण के प्रभाव के कारण है, क्योंकि
अब देखेंगे पहाड़ों में ऊंचाई पर बर्फ गिरता है, तो जब यह बर्फ गिरती है तो बर्फ इन पौधों की पत्तियों पे अटके ना, इस वजह से इनकी जो ढाल होती है वो बहुत तीव्र होती है और बर्फ जैसे ही इसके ऊपर गिरती है ये ऐसे फिसल के नीचे आ जाती है। इस वजह से ये बर्फ से दबते नहीं हैं और अपने आप को सरवाइव करवा लेते हैं। तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे मैंग्रोव पाया जाता है। अब मैंग्रोव जो वृक्ष होता है, ये इनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो लवणीय जल में भी जिंदा रह पाते हैं। यानी कि अगर जल में बहुत ज़्यादा लवण है, जल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरीके की संरचनाएं होती है, एक जिसको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको पर्यावरण के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी पौधे पे उसके पर्यावरण का सीधा सीधा प्रभाव होता है। उस पौधे की जो भी विशेषताएं होंगी उन सब पे उसके पर्यावरण का प्रभाव होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में जो भी मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनके तने काफ़ी मांसल होते हैं, जिनमें जल का भंडारण होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा जल संरक्षित किया जा सकता है उतना अच्छा पौधों के लिए होता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। साइलेंट वैली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन्य जीव शिकार को रोकना, जलाशय निर्माण, जैव विविधता की रक्षा या कृषि विस्तार। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से एक जल विद्युत बांध इसको निर्मित किया जा रहा था। तो जल विद्युत बांध से जो जैव विविधता को क्षति होती, उस जैव विविधता की रक्षा करने के लिए साइलेंट वैली आंदोलन उन लोगों के द्वारा चलाया गया था जो लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित नहीं थे। इस वजह से इस आंदोलन को एक अद्वितीय आंदोलन भी माना जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता की रक्षा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता में किसका योगदान प्रमुख होता है? केवल पशु प्रजातियां, केवल पौधों की गिनती, सभी जीवों की उपस्थिति और पारस्परिक निर्भरता, और केवल पर्यावरणीय कारक। तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता का तात्पर्य उस क्षेत्र के पौधे और जंतुओं की संयुक्त विविधता से है। साथ ही साथ पौधे और जंतुओं में किस प्रकार की आपसे निर्भरता है, किस प्रकार का आपसे अंतर संबंध है, ये भी जैव विविधता को दर्शाता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि असर्शन रीजन का सवाल है। स्टेटमेंट है, घास एक शाकीय पौधा है। रीजन है, घास के तने कोमल और हरित होते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप असर्शन को पढ़ने के बाद रीजन जब पढ़ें तो उससे पहले क्योंकि लगा दें, या अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो बिकॉज लगा दें। तो घास एक शाकीय पौधा है क्योंकि घास के तने कोमल और हरित होते हैं। सुन के सही लग रहा है? मैंने आपको बताया जो शाक होते हैं, शाक में तने की ऊंचाई बहुत कम होती है, ये जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तने की ऊंचाई बिल्कुल कम होती है, साथ ही साथ इसके जो तने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, है ना? तो घास के तने जो हैं कोमल और हरित होते हैं, इसलिए घास एक शाकीय पौधा है। तो ये दोनों कथन सही है और हम देखते हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन की व्याख्या भी सही तरीके से करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द्विबीजपत्री पौधों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। शाकीय पौधों के तने कोमल होते हैं। अब देखिए, द्विबीजपत्री पौधों में मैंने आपको बताया था कि जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। एक बीजपत्री पौधों में आप देखेंगे समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। फिर जहां द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास के साथ साथ मूसला जड़ पाई जाती है। ओके। फिर एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती है। तो ये ऑप्शन सही है और पहला जो है स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा है आपका, शाकीय पौधों के तने कोमल होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो शाक होते हैं उनके तने बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। तो दूसरा और माफ़ कीजिएगा, तो दूसरा और तीसरा ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। तो ये दोस्तों आपका ये आंसर की है। इस पूरे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उन सारे 25 क्वेश्चन का ये आपका आंसर की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चली होगी। मैंने कोशिश की है इस सेशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाए रखने की, बहुत ज़्यादा सिंपल बनाए रखने की, ताकि धीरे धीरे करके देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो चूंकि ये 6th क्लास के बुक को हम कवर कर रहे हैं तो हमारा डिस्कशन भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते।
तो दोस्तों इस सेशन को जाने से पहले आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 के सारे एमसीक्यूज़ के थ्रू उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही अपने इसी चैनल पे कवर भी किया है। तो आप पहले उस डिस्कशन को देखें, फिर जाके आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करें, तो आपको इससे दोहरा फ़ायदा होगा। आपको दोहरा रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो इससे आपकी तैयारी जो है, और जो भी एग्ज़ाम के लिए आप अभी अपीयर होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।